नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पिछले दो वीडियोस के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेहतरीन कंसेप्ट आप सभी के सामने लेके आए और एक फिर से आज मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। पांचों ही क्वेश्चंस अपने आप में काफ़ी अच्छी वैल्यू रखते हैं। और फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ वो हमने इस कंसेप्ट जो आपकी सामान्य बुक्स का जो है वो नहीं है, वहाँ से हमने क्रिएट किया। आप जरूर देखें, जरूर समझें। रियल फैक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर वो पिछले दो वीडियोस में आप लोगों को, आप सभी का, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं का बहुत रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जो है एक रिक्वेस्ट है, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए ताकि हर एक को इस पॉजिटिव परिस्थितियों में सीखने का मौका मिलता रहे। आप सभी जो है विभिन्न कोर्सेज के लिए हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें। टेस्ट सीरीज के लिए यू आर ऑलवेज वेलकम। और बेहतरीन बुक्स में से बेहतरीन क्वेश्चंस को तैयार किया जाता है विद सॉल्यूशन। जी हाँ, अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आप तक पहुंचती है। यू कैन अकेडमी आपको वो जवाब हमेशा तत्पर रहती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो में। अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करें ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के। हमारा पहला सवाल है, दिस इज ए डिप्रेसिंग टाइम सफरिंग फ्रॉम द सीवियर डिप्रेशन आफ्टर लूजिंग हर जॉब। अब शी सफर्ड, इस तरह से क्वेश्चन आया है कि हमने सबसे पहले वही मैं बात करूंगा आपको ऑथेंटिक थिंग्स क्या है, कि आप लोग सबसे पहले जो है किसी सेंटेंस को पहचानिए। यहाँ पर दो सेंटेंसेस, दोनों ही सिंपल सेंटेंसेस है। सिंपल सेंटेंसेस में जो है वो क्या होती है, एक मेन क्लोज होती है दोनों सेंटेंसेस। मुद्दा ये है कि जहां पर डिप्रेसिंग, अगर ये वाली जो है वर्ड अगर पेपर में पूछ लिया जाता है तो मैं बताऊं आपको कि इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट विद्यार्थी भी आईएनजी को देखकर जो है एग्जाम के दबाव में, एग्जाम की एंग्जाइटी जो है उसके दबाव में आकर गलत कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रखें, आप ऑथेंटिक चलेंगे तो दिक्कत नहीं है। ठीक है। दिस क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ द क्लोज है। इज क्या है, यहाँ पर वी एलिमेंट, प्रेडिकेटर या वी कह दो। ठीक है। दिस इज ए डिप्रेसिंग टाइम, ये यहाँ पर पूरा का पूरा क्या बन रहा है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो या तो नाउन फ्रेज होता है या एडजेक्टिव फ्रेज होता है। अच्छा, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड कौन सी फ्रेज है इसका पता चलता है हेडवर्ड से। यहां पर डिप्रेसिंग टाइम, ए अगर आर्टिकल आ रहा है तो नाउन की उपस्थिति जरूर होगी। यहां पर टाइम इज द हेडवर्ड, तो टाइम हेडवर्ड है तो डिप्रेसिंग क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। इंटरेस्टिंग बुक, हर एक आईएनजी लगा शब्द अगर वर्ब बनने लगा तो फिर पहचान ही क्या रह जाएगी, फिर शब्दों को पहचानने में इतनी दिक्कत कहाँ आएगी। नहीं जी। राइटिंग, पेंटिंग, इंटरेस्टिंग, डिप्रेसिंग, these are the word which takes ing but don't, these are not verbs, these are not verbs। ये verb का फंक्शन यहां पर नहीं कर। ठीक है ना। जैसे पेंटिंग और राइटिंग वर्ब भी बनता है, इनकी अलग भी मीनिंग होती है। ठीक है। तो यहां पर डिप्रेसिंग क्या है, एडजेक्टिव के सेंस में, मतलब ये तो कट गया और ये जो है ये भी कट गया। अब बचे दो चीजें, या तो आगे आने वाला नाउन है या वर्ब है। ठीक है। देखिए जरा, यहां पर फिर से हम क्या करेंगे, स्पोका की तरफ चलेंगे। ठीक है। और जो है यहां पर ये सब्जेक्ट आ गया, सफर्ड भी एलिमेंट आ गया, और फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन ये जो है एक, ठीक है, एडवर्बियल के सेंस में आ जाता है। ठीक है। और यहां पर आफ्टर लूजिंग हर जॉब, ये पूरा का पूरा क्या आ जाता है, ए एलिमेंट आ जाता है। फ्रॉम यहां पर प्रेपोजिशन है। मैं ट्रेडिशनल ग्रामर की अगर बात करूं तो फ्रॉम यहां पर प्रेपोजिशन। ठीक है। लेकिन अगर फंक्शनल अप्रोच की अगर बात की जाए तो वहां दिक्कतें आएगी थोड़ी, अभी नहीं बताएंगे, समय चलते बताएंगे। तो फ्रॉम का प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में ये एक जो है प्रेपोजिशन से शुरू हुई है तो इसलिए पीपी है, यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है, प्रेपोजिशन प्लस में नाउन फ्रेज होता है। तो ये तो आ गई प्रेपोजिशन, और ये सीवियर डिप्रेशन क्या आ गया, ये नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का हेडवर्ड क्या होता है, नाउन ही होता है, मतलब ये उत्तर नहीं बनेगा। दिस इज द राइट आंसर। हमें एक जो है सिस्टमेटिक वे से चलना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने के लिए। मैं बताऊं आपको, अगर अपने आप को आपने तैयारी बूस्ट करनी है, अपनी अपनी तैयारी को ऊंचे लेवल पर लेकर जाना है, तो पहली बात आप 3 टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक है, 4 टॉपिक्स को मान के चलिए। ठीक है, सेंटेंस हो गया, क्लोज हो गया, फ्रेज हो गया, और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 4 टॉपिक ढंग से पढ़ लिए। इसका मतलब आपको 70% ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ऑफ द ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर नहीं, ऑफ द ग्रामर,
इस सब्जेक्ट के ग्रामर का आपको 70% बहुत ही आसान लगने लगा। और हमारी कक्षा की खास बात यह है कि हम ये टॉपिक शुरू में ही करवा देते हैं, विद्यार्थी सारे सारे साल यानी जब तक परीक्षाएं नहीं हो तब तक चलता है। आगे बढ़ते हैं। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, यहां पर आपको मिलने वाला है बेहतरीन कंसेप्ट। आप जानोगे कि कैसे वर्ब्स का, एडजेक्टिव का कैसे फंक्शन होता है, और जो हमारे जो है सामान्य जो हमारी बातें हमारे दिमाग में सेट की गई है कक्षा 8 से लेकर अब तक की, उनमें क्या परिवर्तन करना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड आई कैन नॉट फॉलो यू। द वर्ड फॉलो इज, फॉलो यहां पर क्या है, ठीक है। तो यहां पर एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। जब आप वीपी को पढ़ते हो, ठीक है, जब आप वीपी को पढ़ोगे, चाहे लीच की बुक में पढ़े, ठीक है, चाहे होर्नबी के अंदर पढ़े, किसी भी बुक में अगर आप वीपी पढ़ते हो, वर्ब पैटर्न पढ़ते हो, वहां पर एक बात मिलती है कि मॉडल्स जो है, मॉडल जो है वो अपने बाद में वर्ब की जीरो फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रखते हैं। ख्याल रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, जीरो फॉर्म। तो यहाँ पर कैन जो क्या है, ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, और फॉलो क्या हो जाता है यहाँ पर, वर्ब जीरो फॉर्म, वर्ब जीरो फॉर्म। मॉडल जो है यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, और ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या है, नॉन फाइनाइट। बोथ आर फाइनाइट वर्ब, ये तो गलत हो गया जी, बोथ फाइनाइट नहीं, मैं भी बता रहा हूँ आपको। दूसरा, फर्स्ट इज नॉन फाइनाइट, सेकंड इज फाइनाइट, ये भी गलत हो गया, ठीक है। बोथ आर नॉन फाइनाइट वर्ब, ये भी गलत हो गया, बच गया एक, ये उत्तर बन गया। अब देखिए, फर्स्ट इज द फाइनाइट वर्ब एंड द सेकंड इज द नॉन फाइनाइट, दूसरी तो नॉन फाइनाइट है। फॉलो क्या होता है, फॉलो क्या होता है, फॉलो करने के सेंस में ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, आदेश है, ऑर्डर है। ऑर्डर बताने वाला सेंटेंस क्या होता है, क्या होता है, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत V0 से होती है, न कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये भी ये भी क्या है, V0 है। तो बोथ फॉलो एंड फॉलो आर V0, बेस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म है, लेकिन एक फाइनाइट है, एक नॉन फाइनाइट है। कैसे भाई, फाइनाइट वर्ब को पहचानने का तरीका क्या है। फाइनाइट वर्ब को पहचानेंगे सबसे पहले टेंस से, फिर आ जाता है पर्सन। फाइनाइट वर्ब किसी पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, या फिर किसी नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है, या उसमें होता है मूड, शो होता है मूड। आप बुक नंबर 1 रेनिन मार्टिन में मूड चैप्टर को पढ़ेंगे। 3 टाइप्स ऑफ मूड्स आर देयर, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव एंड सब्जेंक्टिव मूड। तो या तो किसी वाक्य वर्ब में टेंस बताते हो, प्रेजेंट और पास्ट को बताता हो, तो फाइनाइट होती है, या कोई वर्ब पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती है तो फाइनाइट होती है, या फिर क्या है, किसी सेंटेंस में मूड को शो किया जा रहा है, इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जेंक्टिव मूड को, तो भी क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। इन तीन में से कोई भी एक क्वालिटी लिए हुए वर्ब क्या होती है, फाइनाइट होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस की V0 जो होती है शुरुआत करने वाली, उसमें किसी भी प्रकार का टेंस नहीं, ना वो नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मूड शो किया जाता है वर्ब का, ठीक है। मूड शो किया, मूड अपने वाला नहीं, खराब और बढ़िया, मूड एक है ना, वर्ब की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर इस V0 के अंदर मूड होने की क्वालिटी के कारण इसको फाइनाइट बोला जाता है, ध्यान रखें। तो ये एक फाइनाइट वर्ब है और ये एक नॉन फाइनाइट, दोनों ही वर्ब की बेस फॉर्म है, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, दोनों ही वर्ब की बेस फॉर्म है। तो उत्तर क्या रह जाएगा, फर्स्ट इज नॉन फाइनाइट एंड सेकंड इज फाइनाइट वर्ब, सॉरी, फर्स्ट इज फाइनाइट एंड सेकंड इज नॉन फाइनाइट, ये उत्तर जो है इसका रहेगा भाई, याद करें इसको। उसके बाद यहां पर देखिए जरा, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट नेम डू यू लाइक, व्हाट यू आर नॉट गोइंग टू द पार्क, है ना, पार्क में चल रहा है भाई, ठीक है। यहां पर व्हाट का फंक्शन बताया जाएगा, क्या होना है। तो पहला देखिए, व्हाट जो है वो इंटेरोगेटिव वर्ड है, व्हाट जो है वो एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, व्हाट इंटेरोगेटिव है। अब व्हाट प्लस में नाउन आ जाए तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, और व्हाट के प्लस में क्या आ जाए, बी एलिमेंट आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है, सिंपल सी बात है। और व्हाट के प्लस में एक्सक्लामेशन आ जाता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, एक्सक्लामेशन। अब व्हाट के बाद में क्या है, वी एलिमेंट है, तो प्रोनाउन होगा जी, ये दोनों उत्तर कट गए। व्हाट के बाद में नाउन आ जाता है तो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, ये नहीं होगा जी, कट गए तीनों, उत्तर रह गया सी। और व्हाट के बाद में क्या रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, तो उत्तर रहेगा इसका सी। सिंपल सिंपल टेक्निक सही है। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर, ये जो है एक क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन लिया गया है।
मुद्दा ये है कि अगर किसी वाक्य में पॉजिटिव डिग्री आई हो, है ना, मेटाफोरिक यूज हुआ है, ठीक है, या सॉरी सिमिली यूज की गई है, कंपैरिजन किया गया है एज, तो ख्याल रखें मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, जब एज एडजेक्टिव, एज के बाद में क्या आने वाला है देखिए जरा, यहां पर एज आएगा, प्लस में क्या आना है, एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा, एज आएगा। यहां जो एडजेक्टिव एज सुन एज ब्रेव एज बिग एज स्मॉल एज, इस तरह से, ठीक है, एज सुन एज अर्ली एज, ठीक है, इस तरह के वर्ड जब आते हैं तो वो या तो एडजेक्टिव होते हैं या एडवर्ब होते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो एडजेक्टिव एडवर्ब है ये एज इनको क्वालिफाई करता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। अभी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो ये एक परिस्थिति में पहला ये एज के अंदर चीज एज स्वीट एज कुछ भी लगा दो, ठीक है, काजू कतली लगा लो, चाहे कलाकंद लगा दो की, ठीक है, चीज एज स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा नहीं होता, अच्छे के सेंस में होता है, हौले लोग में हो तो, ठीक है। एडजेक्टिव से पहले एज आए एडवर्ब, एडवर्ब से पहले एज आए एडवर्ब, बाद वाले के दो फंक्शन होते हैं, या तो ये बनेगा प्रेपोजिशन या बनेगा ये कंजंक्शन, ठीक है, सीधा कंसेप्ट है, लिख लो चाहे। यहां पर अगर वी एलिमेंट नहीं है, वी एलिमेंट नहीं है तो प्रेपोजिशन होगा, और वी एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। यहां पर या ऐसे लिखिए आप इसको, प्रेपोजिशन कब होगा, जब आगे नाउन फ्रेज हो, कंजंक्शन कब होगा, जब आगे फाइनाइट वर्ब होए। तो पहला ए क्या होगा, एज क्या होगा, एडवर्ब। तो देखिए जरा, एज ब्रेव, इस एज की बात की जाए तो ये एज क्या है, एडवर्ब है, यानी ये दो उत्तर नहीं हो। दूसरा, एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, ये जो क्या है अपने आप में एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि इसमें कोई वी एलिमेंट नहीं है, बचा क्या, प्रेपोजिशन, तो ये एज क्या होगा, प्रेपोजिशन होगा, ये नहीं होगा, ये वाला एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन। सीधा कंसेप्ट बनाओ भाई, डायरेक्ट कंसेप्ट बनाएं आप इस, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, डिड यू गो देयर टू मीट हर, क्या तुम गए थे वहां उससे मिलने। द अंडरलाइन वर्ड इज, तो डिड है वो क्या है, डिड है वो क्या है, विचार करिए आप, क्या हो सकता है डिड, क्या बोलोगे आप इसको। देखिए भाई, हमें ये पता होता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट आता है तो वाक्य कौन सा बनता है, इंटेरोगेटिव बनता है भाई। हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट आए तो वाक्य कैसा बनता है, इंटेरोगेटिव। ये बात जो है वो हमें सिखाई गई, यस और नॉट। लेकिन ये बात जो है 100% सत्य नहीं, मैं आपको एग्जांपल लिख के बता, ठीक है। शी इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इसको बाहर लेके आएंगे, बोला जाएगा इज शी, इज शी प्लेइंग, ये बन जाएगा। तो अपने इसको यहां पर क्या माना था, हेल्पिंग वर्ब, तो इसको मान लीजिए कि ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई थी। एक नंबर एग्जांपल है। दो नंबर पे एग्जांपल इसका है कि आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। अब इस सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डू यू टीच इंग्लिश। इस वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, फिर भी चलो हेल्पिंग वर्ब मान लिया, ये भी कहानी कुछ हद तक सत्य है। तीसरा एग्जांपल देखेंगे, राम इज अ टीचर, राम इज ए टीचर, इसका इंटरोगेटिव बनाना है, इज राम ए टीचर, ये इंटरोगेटिव बन गया। यहां पर इज क्या है, ये वाली वर्ब बाहर आई है ना, तो ये क्या थी यहां पर, मेन वर्ब के सेंस में, तो इसको भी क्या बोलेंगे, मेन वर्ब भी बोलना चाहिए। फिर यही होगा, देखो यहां से हेल्पिंग वर्ब बाहर आ रही है, चलो मान लिया हेल्पिंग वर्ब बाहर आ रही है, हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर डू था ही नहीं, फिर भी डू लगा दिया, चलो मान लिया। लेकिन यहां देखिए जरा, यहां देखिए आप, क्या यहां पर राम इज ए टीचर, इज राम ए टीचर, यहां पर इज क्या था, मेन वर्ब नहीं था, तो इसको मेन वर्ब क्यों नहीं बोला। जब आप बुक पढ़ेंगे, ठीक है, द यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर बुक पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको ये जो है सब्जेक्ट की डेफिनेशन में मिलेगा, सब्जेक्ट की डेफिनेशन में मिलेगा कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज
used before a verb and sometimes just after the operator in interrogation. सेम लैंग्वेज आपको लिखी मिलेगी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट जो है वो ऑपरेटर के जस्ट बाद में प्रयोग होता है। इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट से पहले वी एलिमेंट आता है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बोलेंगे। अब मुद्दा यह है कि इंग्लिश ग्रामर में ऑपरेटर की बात की जाए तो वो किस परिस्थितियों में की जाएगी? जहां 3 परिस्थितियों में की जाएगी। पहला, नंबर 1, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट से पहले आता है, ठीक है, सभी में। 2 नंबर पे है कि अगर कोई वाक्य नेगेटिव एडवर्ब से शुरू हुआ हो तो भी क्या है, जो ये वी एलिमेंट है, ये वाला डिड वी एलिमेंट है, ये सब्जेक्ट से पहले आएगा। आपके लिए फेमस एग्जांपल है नो सूनर डिड आई गो, नो सूनर हैड ही सीन। इस तरह से ये हैड डिड जो आया है ये क्या है? सब्जेक्ट से पहले आया है। तो मैं बता रहा हूं आपको कि कब कब, ठीक है, वी एलिमेंट प्लस में सब्जेक्ट बनेगा, ये मैं आपको बताने, ठीक है। यहां पर इंटेरोगेशन में ऑपरेटर बोल दिया, वी एलिमेंट प्लस सब्जेक्ट कितनी जगह आता है? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है अगर किसी वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस में इफ या अनलेस दिया हो, इफ या अनलेस दिया हो, तो सामान्य ये वाक्य यूज हो तो प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वी एलिमेंट आता है, ऐसे आता है। अगर इनको हटा दिया जाए, अगर इनको क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? वी एलिमेंट प्लस में सब्जेक्ट बनेगा। यहां पर भी क्या है? सब्जेक्ट से पहले वी एलिमेंट। तो पूरा इंग्लिश ग्रामर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 3 जगह पर वी एलिमेंट यानी वर्ब जो है, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब बुलाते हो, वो क्या है? सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है। इंटेरोगेशन में इसका साफ सुथरे तौर पर लिखा गया है कि ऑपरेटर के जस्ट बाद में भी सब्जेक्ट का है, ठीक है। रैंडोल्फ कर्क की बुक जो है यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर, उसमें ये लिखा हुआ आपको मिलेगा, यू कैन स्टडी। तो एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट, उम्मीद आपके सहयोग की। अब बने रहिए हमारे साथ, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसके हमारे जो है कंटेंट के बारे में बताएं कि किस तरह से आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं। अगर कोई दिक्कतें हैं तो आप कमेंट में मेंशन जरूर करें। धन्यवाद।